गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप आपकी पढ़ाई मस्त चल रही है। एंड सर, एग्जाम जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, पर हाँ, जब भी डर लगे, जब भी डिमोटिवेशन लगे, सर वो चेहरा याद करना आपके पेरेंट्स का, जिनको भी आप प्यार करते हो, उनका चेहरा याद करना और बताना अपने आप को बोलना कि मेरे को इनके लिए कुछ कर दिखाना और अपना वक्त आ गया है, अभी कुछ नहीं कर पाया तो बाद में कुछ ना हो पाएगा, इसलिए लगा देना अपना पूरा दम एंड माहौल के साथ पढ़ाई करना चालू कर देना। एंड सर, कंपोजिशन स्कीम आ रहा है आपके सामने, चैप्टर नंबर 6। आइए सरकार, क्या लिखा है देखिए सर, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और हाँ, आप ही इसको पॉसिबल कर सकते हो सर, सक्सेस आपके हाथ में होगी अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो। आइए बच्चों, कंपोजिशन स्कीम चैप्टर नंबर 6। अगर किसी भी एसएससी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹1.5 करोड़, तो करंट ईयर में वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल रहेगा। और अगर करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम वो ले रहा है तो ऐसे केस में जब तक उसका करंट ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता तब तक वो कंपोजिशन में रह सकता है। क्लियर? पर अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो तो ऐसे केस में वहां पर 75 लाख का लिमिट है पर आसाम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे तो 1.5 करोड़ का लिमिट ही लगता है, पर बाकी के स्पेशल कैटेगरी स्टेट से के अंदर कितना है साहब 75 लाख का लिमिट लगेगा। क्लियर? अच्छा, इनको याद करने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक जो स्टूडेंट्स ने बताया मुझे साहब, सर तमन्ना औसम, ये टेक्निक आप यूज करके ये स्टेट का नाम याद कर सकते हो, नाम याद रह सकते हैं आपको बच्चों। क्लियर? सर तमन्ना मतलब त्रिपुरा, सर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सर अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड सर आपका ये मेघालय। क्लियर? ये जो स्टेट्स है यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना है 75 लाख है, बाकी सारे स्टेट में कितना है 1.5 करोड़ लिमिट है। और हाँ, अगर आपके पूरे इंडिया में मल्टीपल ब्रांचेस है, पूरे इंडिया पैन इंडिया बेस पर सर सेम पैन नंबर पर जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी बिजनेसेस है, उन सबका टर्नओवर क्लब करके फिर एग्रीगेट टर्नओवर देखते हो। एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जाम सप्लाई हो, टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड हो, सब कुछ काउंट होता है साहब, ध्यान रखिएगा बेटा। हाँ, वो बात अलग है, कंपोजिशन स्कीम में अगर आप हो तो इंटरेस्टेड सप्लाई तो वैसे भी आपका नहीं हो सकता, भले गुड्स का हो, सर्विसेज का, सब कुछ काउंट करेंगे बच्चों। क्लियर? डन। हाँ, पर अगर आपका एक भी ब्रांच इन स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में है, अगर ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, अगर यहां पे आपका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस है तो ऐसे केस में ऑल इंडिया बेस पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 75 लाख ओनली, क्योंकि अगर आपका एक ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, मतलब सारे ब्रांच कंपोजिशन स्कीम से बाहर, तो अगर एक भी ब्रांच आपकी इन स्टेट में हुई तो ऐसे केस में ऑल इंडिया के लिए आपका कंपोजिशन स्कीम का लिमिट कितना हो जाएगा 75 लाख हो जाएगा। और एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर मतलब सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर, इसलिए 75 लाख का लिमिट हो जाएगा। एंड सर अगर आपको कंपोजिशन स्कीम लेना है तो ऐसे केस में सारी प्लेसेस ऑफ बिजनेस में एक साथ लेना है, नहीं लेना तो किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक ब्रांच में कंपोजिशन लिया, एक में नहीं लिया, एक बिजनेस में कंपोजिशन लिया, एक बिजनेस में नहीं लिया, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेम पेन नंबर है बेटा, क्लियर, हैविंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको सबके लिए या तो साथ में जीना या फिर साथ में मरना, बात ये है। ओके सरकार, अब बताती है क्या सर, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लेना है तो सर कब ले पाएंगे आप? जब आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे कि मेरे को 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम में आना है, या आप नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जब रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हो उसी के अंदर आप लिख देंगे क्या मेरे को इस दिन से कंपोजिशन स्कीम में आना है। क्लियर? तो आप जिस दिन से रजिस्टर्ड होंगे उस दिन से ही कंपोजिशन स्कीम में आ जाएंगे बच्चों। क्लियर? डन। अच्छा, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है, ध्यान रखना बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट में सर टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जाम सप्लाई हो, सर्विसेज का हो, गुड्स का, सब कुछ काउंट करते हैं पर पर ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपका इंटरेस्ट का इनकम है, अगर आपने किसी को लोन दिया है, क्या आपने कभी किसी को लोन दिया है तो सर उसके लिए जो इंटरेस्ट एडवांसेस सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग एडवांसेस, लोन्स और डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो इंटरेस्ट की रेवेन्यू को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान रखिएगा बेटा, पूरे कंपोजिशन स्कीम में कहीं पे भी किसी भी पर्पस के लिए इंटरेस्ट, ध्यान रखना बेटा, पूरे कंपोजिशन चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट की रेवेन्यू को हमेशा एक्सक्लूड करने का वैल्यू में से, टर्नओवर में से बच्चा, हर जगह ध्यान रखना बेटा। ओके अब आता जी क्या, मान लो करंट ईयर में मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरा सर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख उससे कम है बेटा, अब जैसे ही टर्नओवर मेरा क्रॉस होगा आई एम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और डायरेक्टली मैं कंपोजिशन में आया, रजिस्ट्रेशन के टाइम में मैंने अप्लाई कर दिया था कि मैं कंपोजिशन में आ रहा हूं, तो फर्स्ट 20 लाख जो है ये 1.5 करोड़ की लिमिट में काउंट तो क्या जाएगा, मतलब आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन था वो है आपका टर्नओवर तो है ना बेटा, इसलिए वो आपके थ्रेशोल्ड लिमिट में काउंट किया जाएगा। पर हाँ, उस टर्नओवर पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सर जैसे 1.5 करोड़ का लिमिट है, 20 लाख का रजिस्ट्रेशन लिमिट था बेटा, या 40 लाख का रजिस्ट्रेशन लिमिट था, मान लो आपका, आप एक्सक्लूसिवली गुड्स अप्लाई करते हो तो ऐसे केस में 40 लाख तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे, पर रिमेनिंग 1.10 लाख मतलब 40 लाख तो ऑलरेडी हो गया, रिमेनिंग 1 करोड़ 10 लाख का आपको बेनिफिट मिल सकता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। और एग्रीगेट टर्नओवर जैसे 1.5 करोड़ क्रॉस होगा आप कंपोजिशन से बाहर, सर 40 लाख को काउंट करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट देखते वक्त, पर टैक्स पे करने के लिए आपको 1.1 करोड़ भी टैक्स पे करना है। क्लियर? डन।
सरकार अब बताती है क्या सर, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया तो आपको टैक्स कितना पे करना है इफ यू आर मैन्युफैक्चरर, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर। अच्छा, वो 8 कैटेगरी ऑफ गुड्स हम बात करेंगे आगे, उनके अगर आप मैन्युफैक्चरर तो आप कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते। क्लियर, ठीक है, उनको छोड़ दो बेटा। बाकी सारे मैन्युफैक्चरर को 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, 1% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट मतलब टैक्सेबल सप्लाई हो या एग्जाम सप्लाई हो, सबका 1% टैक्स पे करना है। और अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप एक ट्रेडर हो तो ऐसे केस में 0.1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर, मतलब जो टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज आप सप्लाई करो केवल उसी का 1% टैक्स पे करना है, आपको एग्जाम सप्लाई पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपको एग्जाम सप्लाई का भी 1% टैक्स पे करना पड़ता है बेटा, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी बेटा। क्लियर, डन। और अगर आप एक रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस सप्लायर हो तो अगेन ऐसे केस में आपको 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, अगेन एंटायर टर्नओवर इन द स्टेट का बेटा, मतलब एग्जाम सप्लाई भी अगर है तो उसका भी आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर, पर हाँ मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के केस में टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो, गुड्स और सर्विस सबका टर्नओवर पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। पर अगर आपकी इंटरेस्ट की रेवेन्यू है, ब्याज की इनकम है, तो उसको इंक्लूड नहीं करने का। ट्रेडर के केस में तो वैसे भी टैक्सेबल सप्लाई पे टैक्स पे करते हैं, एग्जाम पे टैक्स पे करने की बात नहीं आती, इसलिए वहां पे इंटरेस्ट की बात आएगी भी नहीं बेटा। हाँ है ना भाई, पर हाँ कुल मिला के इंटरेस्ट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आइए सरकार, अब अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लेना है तो कैसे लेंगे, वो हमने बात ऑलरेडी कर ली है। अब सर कुछ कंडीशन, सबसे पहली बात, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और 2 वाला कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में कुछ कंडीशन है। फर्स्ट, यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ने बोल दिया कि आप मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मार्जिनल सर्विस मतलब सर प्रीवियस ईयर का जो आपका टर्नओवर इन द स्टेट था उसका 10% और ₹5 लाख विच एवर इज हायर तक की सर्विसेज आप करंट ईयर में दे सकते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। पर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट जब आप देखेंगे उसमें इंटरेस्ट को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। प्लस करंट ईयर का जो सर्विसेज का टर्नओवर होगा बेटा 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीवियस स्टेट और ₹5 लाख व्हिचएवर इज हायर, ये टर्नओवर में भी इंटरेस्ट इनकम को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरती के साथ दे रखा है बच्चों। क्लियर, डन। सेकंड, सर यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज और सच गुड्स व्हिच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी। देन सर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, इंटर स्टेट परचेज करिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। देन आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विस और बहुत, जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल है, तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर। देन यू शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। मैन्युफैक्चरर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स मतलब सर इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपोजिशन से बाहर, अगर आप ट्रेडर हो तो चलेगा बेटा। क्लियर, अब किन किन गुड्स के बेटा सर देखिए ध्यान से, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, एडिटेड वाटर, ध्यान रखना, कोल्ड ड्रिंक्स वेदर विद कंटेनिंग एडेड शुगर, अदर स्वीटनिंग मटेरियल और मेटर्स और फ्लेवर्स बेटा। ओके, देन ऑल गुड्स टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर, टोबैको तंबाकू से बनी हुई सारी गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो कंपोजिशन से बाहर। देन सर ईट वगैरह आप बनाते हो, ब्रिक्स वगैरह बेटा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स सर। देन ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल और अदर सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स सर, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। और हाँ ना भाई, ईट वगैरह खाई होगी ना बेटा, किसने फेंकी होगी बेटा कभी, आप किसी को छड़ा होगा अपने तो जिंदगी में ध्यान रखना बेटा, इनके अगर आप मैन्युफैक्चर होता कंपोजिशन से बाहर। क्लियर, देन यू शुड नॉट बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यू शुड नॉट बी अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो ही कंपोजिशन ले पाएंगे वरना कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे। दीज आर द 6 कंडीशंस जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में बताई हुई बेटा। ओके क्लियर सर, डन। अच्छा साथ में मैंने ये बातें कर ली बेटा। अच्छा एक सर्कुलर है बेटा, सर्कुलर बोलता है क्या, अगर मान लो आपका एक बेकरी है बेटा, जब पे पेस्ट्री केक वगैरह बेचते हो बेटा, अगर वहां पे आपके सर ईटिंग जॉइंट भी, मतलब सर वहां पर टेबल कुर्सी वगैरह लगी हुई है, आप वहां खड़े होके या बैठ के आप सर केक वगैरह खा सकते हो, तो ऐसे किसमें आप रेस्टोरेंट के स्कोप में आएंगे, आप मैन्युफैक्चरर के स्कोप में नहीं आएंगे, और रेस्टोरेंट के स्कोप में हो तो 5% टैक्स लगेगा बच्चों। क्लियर, डन। सर ध्यान देना बेटा, एक और सर्कुलर आया, अगर क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन आप चला रहे हो बेटा, तो सर भले ही वहां पर सर बैठने की खाने की कोई जगह नहीं है बेटा, आप क्या करो, खाना बना रहे हो और खाना बना के ऑनलाइन स्विगी जोमेटो के थ्रू या खुद की वेबसाइट के थ्रू या सर ऑर्डर्स के थ्रू आप क्या कर रहे हो सर, डिलीवरी दे रहे हो, या केवल पिकअप है बेटा आपके यहाँ से बेटा, वहां बैठ के खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाना बना तो रहे हो ना बेटा आप, केवल खाना सर्व करना वहां बैठा के इज नॉट रेस्टोरेंट सर्विस। क्लियर, एक्सप्लेनेशन था रेस्टोरेंट सर्विस के केस में, और बोला कि वहां पे खाना सर्व करने की जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर आप खाना बना के दे रहे हो ना बेटा, इट्स रेस्टोरेंट सर्विस, और ऐसे केस में सर रेस्टोरेंट के प्रोविजन यहां लगेंगे बेटा। सेम वे आइसक्रीम पार्लर अगर आप चला रहे हो और आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम बेच रहे हो, तो यू आर जस्ट अ ट्रेडर, यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर। सर ध्यान देना बेटा, आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम बेच रहे हो तो आप रेस्टोरेंट नहीं हो, भले ही आपने आइसक्रीम पार्लर में देखोगे चेयर्स वगैरह लगी होती है, वहां बैठ के आप आइसक्रीम खा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टिल यू आर अ गुड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड आपको ट्रेडिंग करते हुए माना जाएगा, और ट्रेडर के केस में 1% टैक्स लगता है, अगर आपने कंपोजिशन लिया तो वो आप ले सकते हो बच्चों। क्लियर, डन। सर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो अब रूल नंबर 5 में कुछ कंडीशन दे रखी थी बेटा। फर्स्ट सर, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी नहीं हो सकते बेटा। सर अगर आपने ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई ली जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करते हो, आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो आपने जो इनवर्ट सप्लाई लिया भाई उस पर तो नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा।
क्लियर, क्योंकि वो आपकी इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई पे 1% टैक्स है, 5% टैक्स है रेस्टोरेंट के केस में, पर अगर आपकी सर इनवर्ड सप्लाई तो ऐसे केस में आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा नॉर्मल रेट से, उसका आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। क्लियर, प्लस प्रीवियस फाइनेंशियल में भी उन 8 गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए बेटा। क्लियर, जो हमने बताया ना बेटा वो नोटिफाइड गुड्स, उनके प्रीवियस फाइनेंशियल में भी अगर आप मैन्युफैक्चरर थे तो आप करंट में कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। क्लियर, देन आपको सर एक प्रोमिनेंट प्लेस पे लिखना पड़ेगा क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन दुकान के ऊपर बेटा, और सर बिल पे लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर्स। हाँ है ना भाई, सर यू कैन कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, यू कैन इशू बिल टैक्स इनवॉइस, यू कैन कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, यू कैन इशू टैक्स इनवॉइस, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा, आपको अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चे। हाँ है ना भाई, सर यू कैन कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, सर इनपुट टैक्स रेट आपको नहीं मिलेगा बेटा क्योंकि आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी बेटा। क्लियर, सर आपके पास उस सेम पे नंबर पर जितनी भी ब्रांच है सबको एक साथ कंपोजिशन लेना पड़ेगा, एक भी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर तो आप सारी ब्रांच कंपोजिशन से बाहर। अच्छा, इंटरेस्टेड परचेज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, एंड सर अगर आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने कंपोजिशन ले रखा जबरदस्ती, तो ऐसे केस में सेक्शन में 73 74 फॉलो करके शोकॉज नोटिस वगैरह इश्यू करके आपसे डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी रिकवरी की जाएगी। भारत माता की जय। क्लियर, अब सर वैलिडिटी क्या बेटा, सिंपल से बात है, अगर आपको कंपोजिशन लेना है तो सर आपने कंपोजिशन लिया जो हमने कंडीशन पड़ी उसके अकॉर्डिंग बेटा, पर अगर आपका टर्नओवर 75 लाख या 1.5 करोड़ जो भी आपके लिए एलिजिबल है वो जैसे ही क्रॉस होगा आप कंपोजिशन से बाहर, या जैसे आप इंटरसेट सप्लाई करने लगे या आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करने लगे जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो आप कंपोजिशन से बाहर। अल्टीमेटली जैसे ही आप कंपोजिशन से बाहर होंगे सर आप विद इन 7 डेज आप ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को इंटीमेशन देंगे कि मैं इस दिन से कंपोजिशन से बाहर हो गया हूं बेटा। प्लस आपको स्टॉक स्टेटमेंट याद है बेटा, सर जितना भी इनपुट स्टॉक में जो लास्ट 1 साल में परचेज किया, प्लस जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में जो लास्ट 1 साल में परचेज किया, कैपिटल गुड्स के केस में 5% पर क्वार्टर लेस करेंगे, इन सब का आपको आईटीसी मिल जाएगा, इसलिए स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है विद इन आपको 30 डेज इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01। हाँ है ना भाई, चलिए सरकार। सर अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो सर सर्विस सप्लायर ने क्या गुनाह किया जो उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं दी, इसलिए गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2019 से कंपोजिशन स्कीम सर्विस सप्लायर के लिए भी लॉन्च कर दी और सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 ए नेक्स्ट फाइनेंशियल एक्ट से एप्लीकेबल कर दिया और बोल दिया क्या, अगर आप सर्विस सप्लायर हो चिंता मत करना, अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख उससे कम है, अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख उससे कम है तो करंट ईयर में आप एलिजिबल हो कंपोजिशन स्कीम के लिए, और करंट ईयर में अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कोई टर्नओवर लिमिट कम नहीं है, 50 लाख ही है बेटा सबके लिए। अच्छा, अगर आप सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 की कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो तो ऑब्वियसली हम 10(1) वाली कंपोजिशन स्कीम लेंगे, वहां टैक्स केवल 1% बेटा। क्लियर, यहाँ 6% टैक्स है। क्लियर, वहां आप एलिजिबल नहीं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, और इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप ये स्कीम लेंगे बेटा। क्लियर, उसके लिए इनएलिजिबल हो तो क्लियर। अच्छा, आप सर्विस सप्लायर का कंपोजिशन स्कीम है, इसका मतलब ये नहीं गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते, आप गुड्स भी सप्लाई कर सकते हो, उसका लिमिट नहीं दे रखा है। क्लियर सर, पर मेजरली आपकी सर्विसेज होगी या आप केवल सर्विस सप्लाई करते हो तो ही स्कीम में आएंगे ना बेटा। मेजरली अगर हम गुड सप्लाई कर रहे हो तो कुछ सर्विसेज दे रहे हो तो सर वहां पे तो 1.5 करोड़ का लिमिट है, 1% टैक्स, हम वही जाएंगे ना बेटा। क्लियर, डन। अब सर अगर आपने सेकंड बात, सर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो कितना टैक्स पे करना है, 6%, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, किसका टोटल टर्नओवर। सर टर्नओवर इन द स्टेट मतलब एग्जम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, गुड्स हो या सर्विसेज हो, सर सबका आपको 6% टैक्स पे करना है, एग्जम्प्ट हो टैक्सेबल कुछ भी बच्चों। क्लियर, डन। सेकंड थिंग, इंटरेस्ट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी को लोन दिया, इंटरेस्ट अन हुआ तो इंटरेस्ट, सर लोन देने पे जो इंटरेस्ट रिसीव होता है सर सिंस वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं पर वो एग्जाम सप्लाई और सर्विस में आता है, पर फिर सर कंपोजिशन स्कीम में अलग से बोल दिया क्या, इसको ना तो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट में काउंट करना है, नहीं आपको टैक्स पे करने के लिए इसको इंक्लूड करने की जरूरत है बच्चा। क्लियर, डन। सेकंड थिंग ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप करंट ईयर में रजिस्टर्ड नहीं थे, पहली बार रजिस्ट्रेशन कराया तो फर्स्ट 20 लाख, मान लो करंट ईयर में अपना आप रजिस्टर्ड नहीं थे, पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, फर्स्ट 20 लाख पे आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, 20 लाख जैसे क्रॉस हो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, नेक्स्ट 30 लाख तक टर्नओवर में आप कंपोजिशन के लिए रहेंगे बेटा, मतलब यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना, यहां तक आप कंपोजिशन में रहेंगे बेटा। क्लियर, क्योंकि टोटल टर्नओवर आपका कितना हो गया है, एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो गया, अब कंपोजिशन से बाहर। अब नेक्स्ट मान लो 25 लाख टर्नओवर हुआ बेटा आपका, तो इस पे आपको नॉर्मल टैक्स की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, मान लो 18% टैक्स तो 18% टैक्स पे करना पड़ेगा, इस पे 6% टैक्स पे करना पड़ेगा, इसको 0 है ना भाई, इसका न्यूमेरिकल भी दे रखा मैंने क्वेश्चन में बेटा आपको। क्लियर, डन। अब सर अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो सर कंडीशंस क्या है, फर्स्ट यू शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1). क्लियर, सेकंड सर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करने चाहिए, देन सर आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सर्विस सप्लाई नहीं करनी चाहिए जहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है। क्लियर, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए, आप एनआरटीपी नहीं होने चाहिए। अरे हाँ ना भाई, वहां जो पड़ा मोटा मोटी सारी कंडीशन वही है। सर यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस बोथ व्हिच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, वो 6 गुड्स घूम लो और झूम लो। क्लियर, पेट्रोल और दारू वगैरह बेटा, हाँ ना भाई, डन। सरकार सर नेक्स्ट, यू शुड नॉट बी
मैन्युफैक्चर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, और वही 8 गुड्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है। आप इनके अगर मैन्युफैक्चर हो तो आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर ना आप सेक्शन 10(1) वाली कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, ना आप सेक्शन 110 सबसेक्शन 2A वाली कंपोजिशन स्कीम ले पाएंगे बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर, डन सर। फिर बाकी पॉइंट वही है सर, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, बिल पे लिखेंगे क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, क्लियर। प्रोमिनेंट प्लेस लिखेंगे क्या, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बच्चा, ताकि कस्टमर को पता रहे पहले से कि ये कंपोजिशन डीलर है, ये हमसे टैक्स नहीं ले सकता बच्चे, क्लियर सर। जिस दिन कंपोजिशन से बाहर होंगे उससे 7 दिन में आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, क्लियर, स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा बच्चा। हाँ है ना भाई। अच्छा, फाइनेंशियल के बीच में आप कंपोजिशन स्कीम में सर आ नहीं सकते, केवल वो नया रजिस्ट्रेशन कराते तो बात अलग है बेटा, अदरवाइज 1 अप्रैल को कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो बेटा, क्लियर। एग्जिट फ्रॉम द स्कीम वॉलंटरीली आप कर सकते हो, कभी भी करो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। पर हाँ, जैसे मान लो 1 अप्रैल को आप कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हो, रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में आ रहे हो, तो आपको जितना भी स्टॉक आपके स्टॉक में था, इनपुट जितना भी इनपुट कंडीशन, रॉ मटेरियल कंडीशन में, डब्ल्यूपी कंडीशन में, फिनिश गुड्स कंडीशन में, उन सबका क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड्स है उसका डिवाइड बाय जितना आईटीसी लिया था, डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ आउट ऑफ दोस 60 मंथ। हाँ है ना भाई, उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। एनी रिमेनिंग बैलेंस इफ एनी शैल लैप्स, ये हमने आईटीसी में पढ़ा है बेटा, मैंने जस्ट रिवाइज कराया बेटा आपको, क्लियर, डन। आपने कोई इनवर्स अप्लाई लिया जिसमें रिवर्स आज की लाइफ थी, तो आपको नॉर्मल रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, क्लियर सर। सर अगर आपको कंपोजिशन लेना तो सारे उस पेन नंबर पर जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है, जितने भी आपके रजिस्ट्रेशन है, उन सब पे एक साथ लेना है, उन सबका टर्नओवर एक साथ क्लब करना है। अरे हाँ है ना सर, ये सारी बातें जो हमने पढ़ी वो ही है। इसी के साथ भारत माता की जय। कंपोजिशन स्कीम भी खत्म होता है। अब क्या लिखा है मेरे मालिक, देखिए ध्यान से, सीए मींस चैलेंज इट, अचीव इट, लूप इट, एंड आई विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लियर। मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, एंड यस सर, जैसा आपको पता है अपने क्वेश्चनर के अंदर सर आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर है। मैंने हर चैप्टर में क्या कर दिया, बाइफर्केशन डाल दिया है कि सर ये स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस, देन एक सेक्शन और दिया जिसमें पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम पेपर्स आज तक के जो आईसीआई के आए वो सारे पेपर्स विद द करंट अमेंडेड सॉल्यूशंस, क्लियर। और फिर हर चैप्टर के एंड में उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और फिर सर जो अपनी 2 वॉल्यूम बुक है क्वेश्चनर की, इसके एंड में मैंने सर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी सारे डाल रखे हैं बच्चों, क्लियर सर। और इसको कर डाला था मतलब लाइफ जिंगालाला। इसके अलावा आपको एग्जाम पर्पस के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अमेंडेड, एवरीथिंग इज कवर्ड, डोंट वरी। पर हाँ सर क्या लिखा है पे, चैलेंज इट, आपको खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा और उस चैलेंज को आपको अचीव करना पड़ेगा और इसको रिपीट करना पड़ेगा, लूप इट, देन यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली। माय ऑल विशेस आर फॉर यू ऑल गाइस। सर ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, माहौल बनाइए, एंड सर बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखिए सर क्या लिखा है माहौल के साथ, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट।